हेलो एंड वेलकम टू MRY स्टडी। मेरा नाम है रिजवान और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 3 थीम 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जब आए तो कॉलोनियलिज्म कैसे इंडिया में फैला, ठीक है ना। इंडिया में क्या क्या बदलाव आए और जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उससे इंडिया के जो पीपल्स थे उनको क्या अफेक्ट हुआ। तो आज हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको इसके बाद मिलेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जब आए वहाँ से लेकर पूरा एंड तक कैसे हुआ। ठीक है, तो चैप्टर को, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको देखने के बाद ही आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है ना। तो संघर्ष आपको करते जाना है, आपको रुकना नहीं है संघर्ष करते समय। तो आपको जब की जीत हो जाएगी जब आपकी, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कितना संघर्ष करा था और मैं आज सफल हो चुका हूँ। तो जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप संघर्ष करते जाइए, 12th के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएगी हिस्ट्री में, जिससे कि आपको लोगों से बधाइयाँ मिले। ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हम हाइलाइट्स पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हाइलाइट्स क्या हैं, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल ऑन पीपल्स। ब्रिटिशर्स ने जो रूल करा था जो पीपल्स के ऊपर, वो उस रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड, ज़मींदार ऑफ बंगाल। इस चैप्टर में बेसिकली ज़मींदार्स के बारे में बताया गया जो बंगाल्स के थे। थर्ड थिंग, राजमहल हिल्स पहाड़ियाज एंड संथालाज हु मूव्ड वेस्ट टू द डेक्कन। जो पहाड़ियाज थे और संथाल्स थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो राजमहल हिल्स में रहते थे लेकिन बाद में ये डेक्कन में मूव कर गए, उसके बारे में रीजंस पढ़ेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम इस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे। पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट, वाई एंड हाउ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो क्या थी, कैसे बनी थी और उससे क्या अफेक्ट आया था, वो हम सारा पढ़ेंगे। लॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट। इंडिया में किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ और लॉज बनाए गए थे तो वो स्टेट ने इंट्रोड्यूस करे थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट थिंग है वो है सोर्स अबाउट हिस्टोरियंस, रेवेन्यू, रिकॉर्ड्स एंड सरफेस। अब जो इस चैप्टर में जो जो हमें चीज़ें मिली वो कहाँ से मिली? जो हिस्टोरियंस आए थे हमारे इंडिया में और जो सर्वे करा गया था उस टाइम पे और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें वो चीज़ मिली। तो हम उसके बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। ठीक है, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये इमेज दे सकते हैं कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कैसे यहाँ के पीपल्स पर रूल करा। ठीक है ना, ये आप इमेज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को आप एक कहानी की तरह पढ़िएगा तो आपको इस चैप्टर में आपको सब कुछ चीज़ समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बंगाल एंड दी ज़मींदार्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में जो ज़मींदार थे बंगाल के, उन्हों के बारे में बताया गया है। तो उस टाइम पे क्या था, बंगाल में सबसे पहले कॉलोनियल रूल आया था। अब बंगाल में कॉलोनियल रूल आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बंगाल में रूरल एरिया जो था उसको डेवलप करने के लिए, मतलब वहाँ पर अर्बनाइजेशन लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करा सोसाइटी का। अब वहाँ पर जब इस्टेब्लिशमेंट करा सोसाइटी का तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्रीकल्चर को डेवलप करा। फिर उसके बाद जो वहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन थी, जैसे वहाँ के जो घर थे वहाँ का चेंज, प्लस वहाँ पर जो रेलवे लाइंस को बिछाने का काम और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे, एजुकेशन पॉलिसी, सब चीज़ वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को लानी थी। तो इसलिए वहाँ पर बंगाल में गई। लेकिन आगे की कहानी क्या थी वो हम पढ़ते हैं। एन ऑक्शन इन बुर्दवान, 1797 में ऑक्शन हुआ था बुर्दवान में। बुर्दवान क्या है? प्रेजेंटली बुर्दवान को हम जानते हैं बर्धमान के नाम से। बर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तो उसके नाम से हम जानते हैं। 1797 में ऑक्शन हुआ, बिग पब्लिक इवेंट इन विच महल्स एस्टेट्स
हेल्ड बाय द राजा ऑफ बुर्दवान वर बीइंग सोल्ड। तो राजा के द्वारा बुर्दवान में उसके जो महल थे वो बेचे जा रहे थे। तो ऐसा क्यों था, तो वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। द परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से हो रहा था, जो 1793 में इस्टेब्लिश करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये क्यों करा गया था वो भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू द ईच जमींदार हैड टू पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, रेवेन्यू फिक्स कर दिया था जो हर जमींदार को पे करना पड़ता था। द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शनड टू रिकवर द रेवेन्यू। तो जो जो ज़मींदार उस रेवेन्यू को पे करने में असमर्थ रहते थे ना, तो उनको क्या करना पड़ता था, ऑक्शन करना पड़ता था अपने एस्टेट्स का, अपने महल का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ट्विस्ट क्या था इस ऑक्शन में, इस ऑक्शन में ट्विस्ट क्या था कि जो परचेजर्स थे वो कौन थे, राजा के एजेंट्स प्लस सर्वेंट्स हुआ करते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे कि जो ज़मींदार की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी थी बिकॉज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उस वजह से जो राजा था उसने एक प्रणाली रची थी कि जो लोग होंगे ऑक्शन में ख़रीदने आएंगे वो कौन होंगे, वो मेरे ही आदमी होंगे। तो ऐसा राजा ने एक स्ट्रेटजी रची थी। 90% सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब आप समझे ना, कि वहाँ पर जो भी चीज़ होती थी वो एक नाटक के तौर पे होती थी। मतलब वहाँ पे ऑक्शन होता था लेकिन दोबारा वही चीज़ राजा के पास लौट कर आ जाती थी, बिकॉज जो राजा के जो लोग थे, जो सर्वेंट थे, जो उसके लिए काम करते थे, वही उसको ख़रीद लेते थे। तो कंट्रोल किसके हाथ में रहता था, ज़मींदार के हाथ में रहता था। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, कि राजा को कि रेवेन्यू कैसे अनपेड हुआ, जो ज़मींदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो अनपेड कैसे रह गया। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। परमानेंट सेटलमेंट की वजह से ये हुआ था कि ज़मींदार्स को रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। तो 70s में जो रूरल एरिया था, रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की, वो क्राइसिस से गुजर रही थी, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट से गुजर रही थी, कि जो एग्रीकल्चर के जितने भी आउटपुट थे उसमें डिक्लाइन हो रहा था। ऑफिशियल फेल्ट दैट एग्रीकल्चर ट्रेड, जो एग्रीकल्चर ट्रेड था हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। तो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, जब हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने क्या करा, रेवेन्यू कलेक्शन शुरू करा। अब रेवेन्यू कलेक्शन शुरू करा तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा रेवेन्यू कलेक्शन करा, जिसमें क्या था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होना था वो हर टाइम फिक्स्ड हुआ करता था। मतलब कि अगर आप आज 10,000 रुपये हमें पे कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, तो आप अगले महीने भी 10,000 करेंगे, फिर तीसरा महीना आएगा उसमें भी 10,000, चौथा महीना आएगा उसमें भी 10,000, हर समय आपको 10,000 ही पे करना है। फिक्स्ड रेवेन्यू हुआ करता था उस टाइम, पता नहीं कितना हुआ करता होगा। तो उस वजह से उनकी क्या होती थी, एक फ्लो बना रहता था रेवेन्यू में, प्लस जो प्रॉफिट अर्न हो रहा था उन्हें उसमें भी उनको फील आ रहा था। ठीक है ना। बाय दिस टू क्लासेस इमर्ज इन द सोसाइटी। अब जब रेवेन्यू कलेक्शन की जब बात हुई तो उससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि बंगाल में कौन दो लोग रहते हैं। तो बंगाल में दो क्लास इमर्ज हुई हमारे सामने। पहली कौन सी, फार्मर्स, जिसको हम कहते थे रायोट्स। जो फार्मर्स थे बंगाल को उनको बोला था रायोट्स। और रिच लैंडलॉर्ड्स, जिसको कहा जाता था राजा और तालुकदार। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स जो थे उनको प्रॉब्लम क्या आई कलेक्ट करने में रेवेन्यू, कि सबसे पहले उनको देखना पड़ा कि ऐसे कौन लोग हैं कि जो हमें फिक्स्ड रेवेन्यू पे कर सकें, है ना, क्योंकि उन्हें फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए था कि हर समय सेम आता रहे, जिससे उनका फ्लो बना रहे। तो अब बहुत सारी डिबेट्स के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये पता चला कि जो परमानेंट सेटलमेंट्स से जो हमें रेवेन्यू दे सकते हैं वो हमें सिर्फ राजा और तालुकदार दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास भरपूर पैसा है और ये हमें फिक्स्ड रेवेन्यू दे सकते हैं। अब क्या हुआ, ज़मींदार को नियुक्त करा गया कि ज़मींदार पे करेंगे और कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पे करेंगे एट फिक्स डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या थी, रेवेन्यू की फिक्स थी। तो ज़मींदार कौन थे, ज़मींदार कोई लैंड ओनर नहीं थे, ज़मींदार क्या थे, रेवेन्यू कलेक्टर थे। अब ज़मींदार से ज़मीन ये निकलता है जो वर्ड, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी ज़मीन के मालिक, नहीं,
ये राजा के लिए काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जब ये कलेक्ट नहीं कर पाते थे तो राजा के जो महल थे वो उनकी बोलियां लगाई जाती थी, ठीक है। तो ज़मींदार के अंडर में कितने विलेजेस आते थे? 400 विलेजेस आते थे, और इन 400 विलेजेस का रेवेन्यू कलेक्ट करके देना पड़ता था। ज़मींदार कलेक्ट रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, पेड द रेवेन्यू टू कंपनी, फेलिंग विच हिज एस्टेट कुड बी ऑक्शन। तो जब ज़मींदार जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करके दे पाता था तो उसके खुद के महल, मतलब राजा के जो महल थे, जो ज़मींदार को दिए गए थे रहने के लिए, वो ऑक्शन करे जाते थे। तो आप जो इमेज देख रहे होंगे ये एक महल है जिसको ऑक्शन करा गया होगा उस टाइम पे। तो ऐसे महल हुआ करते थे। वाई ज़मींदार डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। अब ये रीज़न क्या था कि ज़मींदार पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये रीज़न्स आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं। जो 4 रीज़न थे वो आपको मैं बताता हूँ कि द इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई। पहला रीज़न है कि जो इनिशियल डिमांड थी वो है वेरी हाई थी। अब आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था हर बार। तो जो पहली जो डिमांड थी जो कंपनी ने जो रखी थी कि जो रेवेन्यू जो पहली बार देगा वो क्या देगा? वो बहुत ज़्यादा देगा, मतलब कि जो लैंड का रेवेन्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो पहले ही आप इतना ज़्यादा पैसा ले जा रहे हो और बाद में जब इकोनॉमी डिक्लाइन हो जाएगी वहाँ उस एरिया की बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो रेवेन्यू कहाँ से दे पाएंगे? तो इस वजह से ये एक रीज़न बना। हाई डिमांड इम्पोज्ड इन 1790s। 1790s में क्या हुआ कि जो डिमांड थी वो इम्पोज करी गई, वो क्या थी? बहुत हाई थी। क्यों थी हाई? बिकॉज जो विलेज एरिया था, जहाँ पे रूरल एरिया था जो वर्धमान का, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे वो डिक्लाइन कर रहे थे। तो इस वजह से जो राइट्स थे वो ज़मींदार्स को पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू। तीसरी चीज़ क्या थी कि द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। रेवेन्यू क्या था? हम बदल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बोला था कि ये परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स रहता है रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। और ये हार्वेस्ट से भी वो नहीं कर रहा था, इक्विटी नहीं कर रहा था। बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि आपका जैसा भी हार्वेस्ट हो आपको तो रेवेन्यू ला कर देना है हमें, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एंड हैड टू पे पंक्चुअली, और आपको बिना किसी संभावना असंभावना के आपको उसको पे करना है। सनसेट लॉ लगा दिया ज़मींदार्स के ऊपर। अब सनसेट लॉ क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सनसेट लॉ, तो सनसेट लॉ ये था कि पेमेंट करनी पड़ती थी सूरज डूबने से पहले ज़मींदार्स को। ज़मींदार थे वो अगर पेमेंट नहीं करते हैं सूरज डूबने से पहले, तो उनको क्या करना पड़ता था? अपने जो ऑक्शन जो एस्टेट्स थे उनको ऑक्शन करना पड़ता था। तो ये था, सनसेट लॉ लगा दिया था, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई। चौथी चीज़ दो थी वो थी कि द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द ज़मींदार्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रायोट एंड मैनेज हिज ज़मींदारी। तो परमानेंट सेटलमेंट जो इनिशियली था वो लिमिटेड कर, जो उसने ज़मींदार की जो पावर थी, जो वो एक पावर रहती थी ज़मींदार की, उसको ख़त्म कर दिया था परमानेंट सेटलमेंट की वजह से, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि कंपनी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ ज़मींदार्स। कंपनी क्या चाहती थी कि ज़मींदार्स की जितनी भी पावर है, जो कोर्ट्स, ट्रूप्स, कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ ज़मींदार, जो ज़मींदार का जो पुराना काम था उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिस वजह से जो पूरी पावर किसके हाथ में आ जाए? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाए। दूसरी चीज़ क्या थी? ज़मींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पॉलिसीज़। अब लोकल पॉलिसीज़ बनाने में ज़मींदार का जो हैंड था, प्लस जो वहाँ पे जो इंसाफ करता था वो विलेज में जाके, वो भी ख़त्म हो गया। बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइस मेड पेमेंट ड्यू डिफ़िकल्ट फॉर रायोट। जो रायोट्स थे वहाँ के, मतलब जो फार्मर्स थे, वो प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि जो हार्वेस्ट का जो प्राइस था वो लो हो गया था। प्लस रिच रायोट्स एंड विलेज हेडमैन, जोतीदार एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द ज़मींदार इन ट्रबल। जो ज़मींदार थे वो जब इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो जो जोतीदार्स और मंडल्स होते थे, मतलब जो रिच विलेज हेडमैन्स होते थे, जिसको हम कहते थे रिच फार्मर्स, या उसको कहा जाए हम एक गांव के एक मुखिया। तो गांव का जो मुखिया होता था वो उसको देखकर खुश होता था, जिससे कि ज़मींदार की जो पावर गिर रही है, मतलब कि अब मेरी पावर आ जाएगी, और वो यही चाहता था।
ज़मींदार कोड देयर फॉर नॉट ईजिली असर्ट हिज पावर ओवर देम, और इस वजह से जो ज़मींदार थे वो अपनी पावर नहीं दिखा पा रहे थे। इन 1798 ओवर 30,000 रेंट वॉज अनपेड। ठीक है ना, तो जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेंट रह गया था, 30,000 रेंट, मतलब इतने लोगों ने रेंट पे नहीं कर पाया था। तो इतनी रेवेन्यू डिमांड रही होगी, तो इस वजह से इसकी पावर, ज़मींदार की पावर गिर गई और उसको ऑक्शन करना पड़ा। द राइज ऑफ द जोतीदार। अब ज़मींदार की पावर गिर गई तो जोतीदार राइज कर रहे थे। तो उसके रीज़न क्या थे कि 18th सेंचुरी का जो एंड था उसमें ज़मींदार क्राइसिस फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ, आपको बता दिया कि रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे तो ऑक्शन कर रहे थे उनके महल को। फिर उस वजह से क्या हुआ, जो रिच पीजेंट्स थे मतलब कि जोतीदार, वो अपनी एक पोजीशन दिखा रहे थे विलेज में, है ना। जोतीदार कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लैंडिंग। तो जोतीदार क्या करते थे, लोकल ट्रेड संभालते थे विलेज का, प्लस मनी लैंडिंग, दूसरों जो छोटे गरीब किसान थे उनको क्या देते थे, कर्जा देते थे, और उसके ऊपर पैसा भी वापस लेते थे। एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर पुअर कल्टिवेटर्स, और जो पुअर कल्टिवेटर्स थे उनके यहाँ काम करते थे आके। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स होते थे, मतलब आज के टाइम में अगर आप देखें तो अगर आप कहीं बड़े कोई रह रहा हो और उसका खेत हो तो वो खेत खुद जाके नहीं जोतते, वो खेत बटाई पे देते हैं। तो वो बटाई पे जो खेत दिया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वो खेत वो लोग जोतते हैं, वो अपना खुद का सामान लेकर आते हैं, प्लस वो खुद की लेबर फोर्स लेकर आते हैं, तो वहाँ पर कल्टीवेशन होती है। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही होता था, लेकिन एक कंडीशन होती थी कि जोतीदार्स को आपको 50% देना है और 50% आप रख सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हुआ करती थी उस टाइम पे। When the estate of the zamindar were auctioned for failure to make revenue payment, जोतीदार amongst the purchasers। पहले क्या होता था कि जब ज़मींदार अपने महल बेचते थे तो जोतीदार थे वो ख़रीदने आते थे। पहले की बात बता रहा हूँ, उसके बाद जो हुआ उसका अलग बताऊँगा। तो जोतीदार ख़रीदते थे महल, तो आप देख सकते हैं ये जो घर बने हुए हैं ये इस साइड वो जोतीदार्स के हैं, प्लस ये जो कच्चा मकान बना हुआ है जो गरीब किसान होते थे उनके घर बने हुए हैं। ठीक है। द जोतीदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। जोतीदार क्या थे, मोस्ट पावरफुल थे बंगाल में। अच्छा, नॉर्थ बंगाल में। वेयर अमर्जिंग एज कमांडिंग फिगर इन द कंट्री साइड इन द पार्ट ऑफ बंगाल एज वेल, और वो बंगाल के और पार्ट में भी एक कमांडिंग फिगर थे। ठीक है ना। अब आप इस टेबल को देख लीजिए, आपकी बुक में बनी हुई है। जे हैं जोतीदार्स और ये हैं रायोट्स। रायोट्स आप समझ गए, स्मॉल फार्मर्स, और जोतीदार क्या थे, रिच रायोट्स थे, ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स। तो ये इनके पास काम करते थे, ठीक है, प्लस इनसे मनी लैंडिंग मतलब कर्जा भी लेते थे, और ये इनसे काम भी करवा सकते थे। ये है ज़मींदार। ज़मींदार से रायोट का क्या संबंध है, रायोट क्या देते थे, ज़मींदार को देते थे रेंट। ठीक है। और ये है कंपनी। कंपनी का डायरेक्ट संबंध किससे था, ज़मींदार से था। क्यों, क्योंकि वो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। तो ये था एक चार्ट, ठीक है, हायरार्की चार्ट, जिसमें पावर्स दिखाई गई है रूरल बंगाल की, कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती थी, कंपनी की, और विलेज में किसकी पावर होती थी, जोतीदार की। तो ज़मींदार की जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल से, है ना, क्योंकि वो बीच में फंस चुका था रेवेन्यू कलेक्ट करने में प्लस ऑक्शन करने में। ज़मींदार रेसिस। अब ज़मींदार की जब पावर ख़त्म होती जा रही थी तो ज़मींदार कोलैप्स होते जा रहे थे। फिक्सियस सेल वाज वन स्ट्रेटजी। फिक्सियस सेल अभी आपको बताया, मिली भगत वाली जो ऑक्शन होती थी कि उसमें कुछ भी ना तो गेन हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, तो वो वहाँ पर की जाती थी फिक्सियस सेल। तो एक राजा के पास ये था तरीका। द राजा ऑफ बुर्दवान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ द जमींदार टू हिज मदर। तो राजा ने क्या करा, ज़मींदार को अपनी मदर के पास पहुंचा दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि जो प्रॉपर्टी होगी जो वुमेन के नाम पर होगी वो प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं की जाएगी। तो ज़मींदार ने क्या करा, राजा ने क्या करा, ज़मींदार को भेज दिया अपनी माँ के पास, तो वहाँ पर वो रहने लगे।
अब ऑक्शन कौन करता था? आप ज़मींदार ऑक्शन करते थे, तो अब ऑक्शन कौन करेगा? ऑक्शन करेंगे अब राजा के लोग ज़मींदार बन के, एक नकली ज़मींदार बन के राजा के जो लोग एजेंट्स हैं वो करेंगे ऑक्शन, ठीक है। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डिलीवरली विदहेल्ड। अब कंपनी की जो रेवेन्यू डिमांड थी वो ख़त्म, मतलब वो अनपेड होती जा रही थी। कैसे होती जा रही थी अब वो सुनिए आप। जब ऑक्शन होता था तो ज़मींदार मैन बॉट द प्रॉपर्टी, और ज़मींदार के जो लोग थे मतलब एजेंट्स थे वो प्रॉपर्टी लाते थे आउट बिडिंग अदर परचेजर्स। तो जो ज्योतिदार आते थे, जो खरीदने वाले और भी लोग आते थे जो उनके महल खरीदते थे, तो उनसे ज़्यादा बोली लगाते थे ज़मींदार के एजेंट्स, तो वो लोग खरीद लेते थे। बाद में क्या होता था कि जो ज़मींदार के पास ज़मींदार को कम पैसों में दे दी जाती थी वो ज़मीन, मतलब खुद की ज़मीन खुद के पास आ गई। तो ये एक स्ट्रेटेजी रची थी राजा ने, जिसकी वजह से उसके जो महल थे वो बिक नहीं पाए, प्लस जो रेवेन्यू था वो भी अनपेड हो गया था, है ना। एट लास्ट द एस्टेट वॉज सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द ज़मींदार। ये आपको बता दिया मैंने। वैन द पीपल फ्रॉम आउटसाइड ज़मींदारी बॉट एन एस्टेट एट एन ऑक्शन। जब बाहर से कोई ज़मींदार के जो महल थे उनको ख़रीदने के लिए कोई ऑक्शन करने आता था, तो जो ज़मींदार के जो एजेंट्स थे वो उसको मार के भगा देते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, एट द टाइम देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लथियाल्स ऑफ द फॉर्मर ज़मींदार, ठीक है। लथियाल्स का मतलब लाठी डंडे, स्टिक से मार मार के वो भगा देते थे। द सेल ऑफ ज़मींदार डिस्ट्रीब्यूटेड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर प्राइड। द ज़मींदार देयरफॉर वर नॉट इजीली डिस्प्लेस्ड, और इस वजह से ज़मींदार अपनी पावर से हट नहीं पाए। लेकिन क्या होता है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइस वॉज ओवर। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवॉट फ्लेक्सिबल। जो रूल्स थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के वो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिए, फ्लेक्सिबल कर दिए। लेकिन ज़मींदार डिक्लाइन कब करे आपको ये बताऊं, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1990s में, 1993, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 1993 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो 1993 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो जो ज़मींदार थे वो कोलैप्स कर गए, और जो ज्योतिदार थे वो कंसोलिडेट कर गए पावर को, मतलब कि ज़मींदारी जो है उस टाइम पे डिक्लाइन कर चुकी थी, तो ज्योतिदार थे उन्हीं के पास पावर थी, ठीक है। तो ऐसे ख़त्म हुई। जब ये सब किस्सा हुआ बर्दवान में, उस टाइम के जो राजा थे, ये फ़ोटो बनी हुई है, इनका नाम है राजा मैनचंद, तो ये उस टाइम के राजा हुआ करते थे बर्दवान के। अगला है जो 5th रिपोर्ट। तो जो चीज़ें हमें जो मिली इससे ज़मींदारी और रेवेन्यू कलेक्शन के बाद बारे में, वो सारी किससे पता चलती हैं, रेवेन्यू की जो रिपोर्ट्स हैं द 5th रिपोर्ट से पता चलती हैं। अब 5th रिपोर्ट क्या है? द 5th रिपोर्ट वाज द डॉक्यूमेंट इन डिटेल इन अ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास एक रिपोर्ट भेजी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसमें जो कार्यकाल था, एडमिनिस्ट्रेशन था जो, वो उसके बारे में लिखा हुआ था इंडिया के, उसको 5th रिपोर्ट कहा जाता था। जो कितने पेजों की थी? 1002 पेजेस की थी, जिसमें से 800 पेज किस पे होते थे? ज़मींदार रायोस, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टैटिकल टेबल ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, ठीक है। इसके बारे में होती थी, सिर्फ और सिर्फ बंगाल और मद्रास के बारे में होती थी। बंगाल को आपको जानते हैं वेस्ट बंगाल होता है आज प्रेजेंट डे में, और मद्रास क्या है आज के डे में? तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इसके बारे में होती थी। देयर वर मैनी ग्रुप्स ऑन ब्रिटेन हु वर अपोज टू द मोनोपोली दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स क्या थे, उसके ऊपर मोनोपोली पा ली थी, क्योंकि उस टाइम पे जो इस्टेब्लिशमेंट था प्लस गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। इसमें क्या था, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो भी इसमें शेयर चाहते थे। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन वर कीप टू ओपन अप द इंडियन मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। और जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर था उसमें भी इंडियन मार्केट में, तो प्राइवेट जो क्या बोलते ट्रेडर्स थे उनको इसमें शेयर चाहता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा न्यूज़पेपर्स में निकाला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों के ऊपर सख्ती बरत रही है।
तो इससे क्या हुआ, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल। ये मतलब एक कोर्ट निकाला किसमें, न्यूज़पेपर्स में, प्लस रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो इससे क्या पता चला कि जो कंपनी क्या कर रही है, मिस रूल एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इसके बारे में एक डिबेट हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत बुरी तरीके से काम कर रही है। तो इसके ऊपर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने एक्ट निकाला। उस एक्ट में क्या था कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, अपनी रेवेन्यू रिपोर्ट, प्लस उसने एक कमेटी बनाई जिसमें क्या था कि वो इंक्वायर करेगी जितने भी काम हो रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उसकी इंक्वायरी करने की एक कमेटी बनाई जो उस पर ध्यान रखेगी। For over a century and a half, the fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal in the late 18th century। तो जो रूरल बंगाल में लेट 18th सेंचुरी में जितनी भी चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें किससे पता लगाई गई, फिफ्थ रिपोर्ट से पता लगाई गई। रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामिन द अचीव्स ऑफ वेरियस बंगाल जमींदार एंड द लोकल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल। तो जो ज़मींदार की जो रिसर्चर्स के द्वारा जो एग्ज़ामिन करी गई, जो बंगाल के जो ज़मींदार थे उनके जो पुराने रिकॉर्ड थे उनसे भी पता लगाया गया कि ये सच था। तो हाँ, ये सच निकला क्योंकि जो फिफ्थ रिपोर्ट में जो भी लिखा हुआ था वो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी था। तो इस चीज़ से भी ये पता लगाया जाता है कि ये जो जितनी भी जानकारी है उस टाइम की वो सच है। द फिफ्थ रिपोर्ट exaggerated the collapse of traditional zamindar power as also overestimated the scale on which zamindar were losing their land। और फिफ्थ रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ, उस टाइम पे फिफ्थ रिपोर्ट जब भेजी गई उसकी वजह से क्या हुआ, ज़मींदार की जो पावर थी वो कोलैप्स नहीं हो पाई। लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ज़मींदारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे जब उनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी तो उस वजह से वहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा कि उनकी पावर डिक्लाइन नहीं हो पाई। रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा था उसमें थोड़ा उन्होंने कंसेशन दिया।